दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 4। मिश्री डरी सहमी जमीन पर पड़ी थी कि उनमें से एक आदमी ने मिश्री के गले से उसका दुपट्टा खींच लिया तो मिश्री की रूह कांप गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो डरते हुए उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूसरे आदमी ने उसे धक्का देकर पूरी तरह जमीन पर गिरा दिया। मिश्री की आत्मा तक चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखें कपड़े के अंदर दबी रह गई। पहला आदमी मिश्री की तरफ झुका, लेकिन मिश्री ने उसके पेट पर जोर से लात मारी, जिसके लिए वो आदमी रेडी नहीं था और दर्द से वो कुछ पीछे हुआ। दूसरा आदमी पहले आदमी को संभालते हुए बोला, तो ठीक है। उतनी देर में मिश्री फुर्ती से खड़ी हुई और अपना पूरा जोर लगा के भागने लगी। मिश्री को भागता देख वो दोनों आदमी भी उसके पीछे भागे, लेकिन जंगल था और अंधेरा भी, जिसका फ़ायदा मिश्री को हुआ और वो अंधेरे में छुप गए। दोनों आदमी मिश्री को ढूंढ रहे थे और मिश्री धीरे धीरे उसे जहाँ रास्ता समझ आ रहा था उस ओर बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते उसे मेन रोड दिखाई दिया, जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी। मिश्री को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो पूरी जान लगा के रोड की तरफ भागी, लेकिन उन आदमियों ने उसे देख लिया। वो भी उसके पीछे भागे। मिश्री पीछे देखे बिना बस भागती चली जा रही थी और भागते भागते वो रोड तक पहुंची, लेकिन स्पीड से आ रही गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और मिश्री उछल के रोल होते हुए कुछ दूर गिरी और उसके सिर से खून बहने लगा। मिश्री ने अपनी आंखें बंद करते हुए उस गाड़ी को देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। वो गाड़ी भी तुरंत रुक गई। वो दोनों आदमी भी वहीं झाड़ियों के पीछे छुप गए थे। उनको लगा मिश्री का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ये लोग उसको यहीं छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उस गाड़ी से महेश जी और श्रेयांश बाहर आए, साथ में ड्राइवर भी था। महेश जी ड्राइवर पर चिल्ला रहे थे, ये तुम कैसे गाड़ी चला रहे थे? वो ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब ये लड़की बीच में आई थी। घबराते हुए महेश जी मिश्री के पास आए तो मिश्री के बहते खून को देख के वो और घबरा गए। साथ ही मिश्री के मुंह और हाथ बंधे थे तो वो और हैरान थे। मिश्री के फेस पर मिट्टी लगी हुई थी, साथ ही खून भी लगा हुआ था, जिससे महेश जी उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन महेश जी ने मिश्री के मुंह से कपड़ा खोला और उसकी सांसें चेक की तो उसकी सांसें चल रही थीं। महेश जी तुरंत बोले, लड़की जिंदा है, हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना होगा। श्रेयांश ने मिश्री को जल्दी से गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ जाने लगा। पीछे दूसरी गाड़ी से आ रहे वेद ने भी जब महेश जी की गाड़ी रुकी देखी तो वो भी रुक गया और गाड़ी से बाहर निकल के भागते हुए आया और बोला, क्या हुआ पापा? महेश जी वेद से बोले, बेटा हमारी गाड़ी से किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। वेद ने अपना सिर हाँ में हिलाया और एक नज़र मिश्री पर डाली। मिश्री का पूरा फेस खून से रंग गया था। इस बार वेद भी महेश जी की गाड़ी में बैठ गया। सभी गाड़ियाँ जल्दी में आगे निकल गईं। वो दोनों आदमी सब देख चुके थे। वो वेद और महेश जी को पहचान गए थे, इसीलिए आगे नहीं आए थे। वो जानते थे अगर वो सामने आए तो उनकी जान जा सकती है। वेद के बॉडीगार्ड पहले भी उनके ऊपर गन तान चुके हैं, लेकिन मिश्री उनके हाथ से निकल गई। अब वो मुरली जी को क्या जवाब देंगे? लेकिन उनमें से पहला आदमी बोला, एक्सीडेंट बड़ा हुआ है, लड़की का खून भी बहुत निकल रहा था, यहाँ दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुँचेंगे लड़की अपना दम तोड़ चुकी होगी, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे आदमी ने अपना सिर हिलाया और दोनों वहाँ से चले गए। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि वेद एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक डॉक्टर भी था। वो महेश जी की गाड़ी में ऐसे ही नहीं बैठा था, वो मिश्री का इलाज करने के लिए बैठा था। वेद ने जल्द ही घाव को साफ करके खून रोक दिया था, लेकिन फिर भी मिश्री को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी। सभी गाड़ियाँ एक लाइन में चल रही थीं, लेकिन उन गाड़ी के पीछे एक ब्लैक कलर की गाड़ी भी चल रही थी, जो बहुत समय से वेद की गाड़ी का पीछा कर रही थी। कुछ समय बाद एक हॉस्पिटल मिला और वेद मिश्री को वहाँ ले गया। वेद मिश्री को नहीं पहचानता था, लेकिन
इंसानियत के नाते उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। भले वेद ने डॉक्टर वाला प्रोफेशन छोड़ दिया था, अब वो लोगों का इलाज नहीं करता था, लेकिन वो इंसानियत से पीछे भी नहीं हट सकता था। उस हॉस्पिटल में वेद ही मिश्री का ट्रीटमेंट कर रहा था। महेश जी बाहर अपने सिर पर हाथ रखे बैठे थे कि श्रेयांश भी उनके पास आके बैठ गया और बोला, पापा आप टेंशन मत लो, उस लड़की को कुछ नहीं होगा, भाई हैं उनके साथ, आपको भाई पर विश्वास है ना? महेश जी बोले, मुझे वेद पर पूरा विश्वास है, लेकिन जो आज हो रहा है उससे अजीब सी घबराहट हो रही है। पहले शादी का ऐसे टूटना, फिर उस लड़की का इतना बड़ा एक्सीडेंट, वो भी हमारी गाड़ी से होना, उसको हवा में उछल के गिरते देख मेरी आत्मा तक डर गई थी। अगर उसे कुछ हुआ तो माफ़ नहीं कर पाऊँगा अपने आप को। श्रेयांश बोला, पापा कुछ नहीं होगा उसे, आप हिम्मत रखिए। और वैसे भी गाड़ी के आगे वो आई थी, शायद किसी से बच के भाग रही थी, उसके हाथ और मुंह भी बंधे थे, शायद उसको किसी ने किडनैप किया था। हमने तो एक तरह से उसकी हेल्प ही की है, तो आप इतना मत सोचो। महेश जी कुछ नहीं बोले। कुछ देर में वेद महेश जी के पास आया और बोला, पापा वो लड़की अब खतरे से बाहर है। महेश जी ने हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद किया। वेद आगे बोला, पापा मैंने पुलिस को खबर कर दी है, वो इस लड़की की फैमिली को ढूंढ के उसको घर तक पहुंचा देंगे। बाकी एक गार्ड छोड़ दे रहा हूँ, जब तक उस लड़की के घर वाले नहीं आ जाते वो यहीं रहेगा। पर अब हमको चलना चाहिए, हमारा ज़्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं है। महेश जी बोले, ठीक है, पर मैं एक बार उस लड़की को देख लूँ। वेद ने अपना सिर हिला दिया तो महेश जी रूम में आए जहाँ मिश्री बेहोश लेटी थी। फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, लेकिन अब मिश्री का फेस साफ था, तो वो मिश्री को देखते ही पहचान गए और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसी समय वेद भी रूम में आया तो महेश जी को हैरान देख के बोला, क्या हुआ पापा? महेश जी बोले, बेटा ये वही लड़की है जिसको मुरली भाई साहब दहेज में भेजना चाहते थे। इतना सुनते ही वेद की आंखें गुस्से में लाल पड़ने लगीं, मुट्ठी भिज गई। मतलब इस लड़की की वजह से ये सब शुरू हुआ, उसके पापा की इंसल्ट इस लड़की की वजह से हुई। क्या होगा आगे? क्या करेगा वेद मिश्री के साथ? क्या जान बचाने वाला बन जाएगा जान का दुश्मन?